नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हां दोस्तों, रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, लेकिन आज उसी रूस को भारत से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, क्योंकि जिस देश से भारत कच्चा तेल खरीदता है, अब उसी देश को भारत तैयार पेट्रोल बेच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस की हालत यहां तक पहुंची कैसे? क्या सच में यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस की तेल व्यवस्था को इतना कमजोर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे संकट में भारत का कितना फायदा हो? कहानी शुरू होती है रूस के उन रिफाइनरियों से जहां कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और दूसरे फ्यूल प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। रूस के पास क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। समस्या यह है कि युद्ध के दौरान उसकी कई रिफाइनरीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हमलों की चपेट में है। यानी जमीन के नीचे तेल मौजूद है, लेकिन उसे निकालकर यूजेबल फ्यूल में बदलने वाली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी पर दबाव बढ़ता जा रहा है, और इसका सीधा असर रूस के डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट पर पड़ा है। जब रिफाइनरी कैपेसिटी कम होती है तो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी प्रभावित होती है। कई जगह फ्यूल अवेलेबिलिटी को लेकर परेशानी सामने आई और प्राइसेस पर भी प्रेशर बढ़ा। रीटर्स के मुताबिक जुलाई 2026 में रशियन ऑयल रिफाइनिंग लगभग 3.9 मिलियन बैरल्स पर डे तक गिर गई थी, जो करीब 2 दशकों के निचले स्तरों के आसपास। अब यहां से इंडिया की एंट्री होती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ये नहीं कि हम दुनिया के बड़े ऑयल कंज्यूमर्स में शामिल हैं। हमारी असली ताकत हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। भारत दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है, उसे अपनी विशाल रिफाइनरीज में प्रोसेस करता है और फिर उससे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार करता है। यही रिफाइंड फ्यूल जब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड पकड़ता है तो इंडियन रिफाइनरीज के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। और रशिया के साथ भी कुछ ऐसा ही। जब रशियन डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट पर प्रेशर बढ़ा तो रशिया ने विदेशों से गैसोलीन यानी पेट्रोल खरीदना शुरू किया। जुलाई में र्यूटर्स ने रिपोर्ट किया कि इंडिया से रशिया के लिए कम से कम करीब 60,000 टन गैसोलीन शिपमेंट की जानकारी सामने आई थी। कुछ कार्गोज करीब 30 से 40,000 टन के बताए गए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जिसे समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर ये दावे खूब घूम रहे हैं कि इंडिया ने अकेले रशिया को एक महीने में 4 लाख टन पेट्रोल भेजा, लेकिन असल में लगभग 4 लाख टन का आंकड़ा रशिया के कुल संभावित गैसोलीन इंपोर्ट से जुड़ा था, सिर्फ इंडिया की सप्लाई से नहीं। इसलिए कहना कि भारत ने अकेले 4 लाख टन पेट्रोल रशिया को भेज दिया सही नहीं है। लेकिन करेक्शन करने के बाद भी कहानी छोटी नहीं हो जाती, क्योंकि सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर में शामिल है, उसे अपने डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट को संभालने के लिए दूसरे देशों से पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और इंडिया उन सप्लायर्स में शामिल है। यानी ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बेहद इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है। रशिया के पास क्रूड ऑयल है, इंडिया के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है, और युद्ध के ने दोनों की जरूरतों के बीच एक नया कमर्शियल कनेक्शन बना दिया। अब सवाल है कि इंडिया का इसमें क्या फायदा? सबसे पहला फायदा इंडियन रिफाइनरीज को का हो सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रिफाइंड ऑयल की डिमांड बढ़ती है और एक्सपोर्ट प्राइसेस अट्रैक्टिव रहते हैं तो रिफाइनरीज को बेहतर मार्जिन मिल सकते हैं। इसके साथ शिपिंग, लॉजिस्टिक और रिलेटेड एनर्जी बिजनेस को भी एक्टिविटी मिलती है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रखनी होगी, किसी शिपमेंट की खबर सामने आने का मतलब यह नहीं कि इंडिया ने ऑटोमेटिकली हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। एक्चुअली प्रॉफिट क्रूड कॉस्ट, रिफाइनरी मार्जिन, फ्रेट, टैक्सेस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस और पर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि इस कहानी का सिर्फ रशिया की मजबूरी, इंडिया की कमाई कहना अधूरा होगा। असल में यह है इंडिया की रिफाइनिंग पावर की कहानी। भारत क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन क्रूड खरीदकर उसे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करना ही हमारी पूरी कहानी नहीं। भारत के पास ऐसी रिफाइनरीज हैं जो इंपोर्टेड क्रूड और को हाई वैल्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदलकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा सकती है। यानी इंडिया के पास ऑयल वेल्स भले ही कम हो, लेकिन ऑयल प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रियल ताकत बहुत बड़ी है, और रशिया की मौजूदा परेशानी इस ताकत को और ज्यादा विजिबल बना रही है। अब रशिया की दूसरी समस्या देखिए, जब किसी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक होता है तो सिर्फ उस दिन की प्रोडक्शन बंद नहीं होती। अगर मेजर इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करने में समय लग सकता है। दोस्तों, 13 अगस्त की रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक रशियन और रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक के बाद फैसिलिटी बंद हुई और रिपेयर्स में कई महीने लगने की संभावना बताई गई। इस रिफाइनरी की एनुअल क्रूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी 6 मिलियन टन है। यानी एक रिफाइनरी बंद होने का मतलब सिर्फ आज का पेट्रोल कम होना नहीं, कई दिन तक के लिए पेट्रोल को बंद हो गया। इसका असर आने वाले कई महीनों तक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है, और इसी वजह से रशिया ने डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर भी रेस्ट्रिक्शन बढ़ाए। जुलाई के अंत में रशिया ने गैसोलीन और डीजल एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को जनवरी 2027 तक एक्सटेंड किया। अब तस्वीर को एक बार जोड़ कर देखिए। एक तरफ रशिया की रिफाइनरी पर अटैक हो रहे हैं, दूसरी तरफ डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई पर प्रेशर बढ़ रहा है, तीसरी तरफ रशिया अपने फ्यूल एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और चौथी तरफ उसे कुछ मात्रा से फॉरेन गैसोलीन इंपोर्ट्स की जरूरत पड़ रही है। यहीं पर इंडिया जैसे रिफाइनिंग जायंट्स की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया अगले 1.5-2 साल में रशिया को लगातार भारी मात्रा में पेट्रोल भेजता रहेगा? इसका जवाब अभी कोई निश्चित तौर पर नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि रशियन रिफाइनरी कितने जल्दी रिपेयर होती है, यूक्रेन के अटैक्स कितने समय तक जारी रहते हैं, रशिया की डोमेस्टिक फ्यूल डिमांड कितनी रहती है, और इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस किस दिशा में जाती है। इसलिए भविष्य की एग्जैक्ट क्वांटिटी बताना अभी स्पेकुलेशन होगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, इस पूरे संकट ने एक बात साबित कर दी, आज की एनर्जी वॉर में सिर्फ क्रूड ऑयल का होना काफी नहीं। आपके पास रिफाइनरी भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, लॉजिस्टिक नेटवर्क भी होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों का फ्यूल सप्लाई करने की क्षमता भी होनी चाहिए।
और दोस्तों इसी पॉइंट पर इंडिया की पोजीशन बेहद इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन उसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके ग्लोबल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बेच सकता है। मतलब हम सिर्फ तेल खरीदने वाले नहीं, हम तेल को वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में बदलकर बेचने वाले हैं। और रशिया की करंट फ्यूल क्राइसिस ने इस कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने एक बार फिर दिखा दिया। अब शुरुआत में हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी साफ नहीं। अभी क्रेडिबल डाटा ये साबित नहीं करता कि इंडिया ने अकेले रशिया को 4 लाख टन पेट्रोल बेच दिया। हमारी पेट्रोल सप्लाई रशिया के क्रूड ऑयल ट्रेड से ज्यादा हो गई, लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग। रशिया जैसे मेजर ऑयल प्रोड्यूसर टेम्परेरी रिफाइनरी डिस्ट्रप्शन के कारण फ्यूल इंपोर्ट्स कर रहा है, और इंडिया इन देशों में शामिल है जो उस डिमांड को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। यानी दुनिया का एनर्जी मैप धीरे धीरे बदल रहा है। आज जिस देश के पास क्रूड है, जरूरी नहीं कि वह सबसे ज्यादा पावरफुल। कभी कभी असली ताकत उस देश के पास होती है जो क्रूड को सही समय पर पेट्रोल, डीजल और दूसरे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में बदलकर दुनिया को तक पहुंचा सके। और इस खेल में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी अब सिर्फ इकोनॉमिक एसेट नहीं रही, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी बन चुकी है। दोस्तों, तो क्या इंडिया उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार है? क्योंकि आने वाले समय में ग्लोबल ऑयल गेम सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि उसके पास सबसे ज्यादा तेल है, बल्कि इस बात से तय होगा कि कौन उस तेल को सबसे तेजी से यूजेबल एनर्जी में बदल सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।